नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बात। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गंगवार। लॉकडाउन 3 में रियायतें दी जा रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। कुल केस 56,000 के पार पहुंच गए हैं। मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। 1 और 11 में हम आपको कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर पूरी डिटेल रिपोर्ट देंगे। हम आपको हर राज्य का हाल बताएंगे। बुलेटिन में आप देखेंगे कैसे उत्तर से दक्षिण तक शराब की दुकानों पर खरीद के लिए दंगल हो रहा है। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में खरीदारों पर पुलिस को लाठियों की बौछार करनी पड़ी। आपको दिल्ली का भी हाल दिखाएंगे, जहां मय के मुरीदों के बीच आज भी मुकाबला चल रहा है। साथ ही बताएंगे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्यों लग गई है मजदूरों की लंबी लाइन। आपको हम विशाखापट्टनम भी ले चलेंगे। कल वहां पर एक बड़ा हादसा हुआ था, लेकिन आज एक अफवाह से कैसे लोगों की नींद उड़ी, इस पर खबर दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं 100 खबरों के साथ। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दर्दनाक हादसा। मालगाड़ी की चपेट में आकर 16 मजदूरों की गई जान। 5 मजदूरों के घायल होने की खबर। औरंगाबाद एसपी के मुताबिक पटरी के किनारे चल रहे थे मजदूर। मध्य प्रदेश लौट रहे थे प्रवासी मजदूर। जालना रेलवे लाइन पर हुआ हादसा। पीएम मोदी ने औरंगाबाद हादसे पर जताया शोक। हादसे पर रेल मंत्री से की बात। राहुल गांधी ने जताई संवेदना। कहा राष्ट्र निर्माणकर्ताओं के साथ किए जा रहे व्यवहार पर शर्म आनी चाहिए। पाली से झारखंड के लिए पैदल निकले मजदूर। कहा हमारे पास पैसा नहीं, फैक्ट्री मालिक पैसा दे रहा है, नाकाम। उड़ीसा से झारखंड के लिए साइकिल पर आ रहे थे 27 मजदूर। सीमा पर रोककर क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। दिल्ली में फिर शराब की दुकान पर लंबी कतार। प्रीत विहार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करती दिखाई दी भीड़। दिल्ली में ई कूपन से भी शराब की बिक्री शुरू। गोल मार्केट में शराब की दुकान के बाहर भारी भीड़। नोएडा में सैमसंग फैक्ट्री में शुरू हुआ काम। प्रशासन से मिली मंजूरी। विशाखापट्टनम में दोबारा स्टाइरीन गैस के रिसाव की खबर। अफवाह सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप। खौफ की वजह से रात को घरों से निकले लोग। समंदर के किनारे बिताई रात। विशाखापट्टनम की सड़कों पर लगा जाम। पुलिस के ऐलान के बावजूद घरों से निकलते रहे लोग। कल हुए रिसाव में 12 लोगों की हुई थी मौत। पीड़ितों में 44 बच्चे। गैस रिसाव में 20 लोगों की हालत गंभीर। 300 से ज्यादा बीमार। देश भर में तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस। 56,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। देश में अब तक कोरोना ले चुका है 1,886 लोगों की जान। 16,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ। महाराष्ट्र में जारी है कोरोना का ब्लास्ट। 17,900 से ज्यादा बीमार। 24 घंटे में 42 लोगों की मौत। मायानगरी मुंबई में भी कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। 24 घंटे में 680 नए मरीज। बीमारों की कुल संख्या 11,300 से ज्यादा। मुंबई की आर्थर रोड जेल में भी हुई कोरोना की एंट्री। अब तक 77 कैदियों के साथ 26 जेल कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। गुजरात में भी कोरोना का कहर जारी। बीमारों का आंकड़ा 7,000 पार। अब तक 425 मौतें। गुजरात के अहमदाबाद कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित। 5,000 के करीब पहुंचे मामले। कल से अब तक 23 मौत। दिल्ली में भी कोरोना संक्रमितों में सबसे बड़ा उछाल। कल से अब तक 448 नए मरीज। बीमारों की संख्या 5,900 से ज्यादा। 114 नए मरीजों के साथ मध्य प्रदेश में बीमारों का कुल आंकड़ा हुआ 3,200 से ज्यादा। अब तक 193 की मौत। बिहार में 550 कोरोना के मरीज। अब तक 5 की मौत। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना से 2 मरीजों की मौत। अब तक 3400 से ज्यादा लोग हो चुके हैं वायरस के संक्रमण के शिकार। कोरोना के मामलों को लेकर सख्त राजस्थान सरकार। सीमाएं सील। दूसरे सूबे के लिए सिर्फ मुख्य सचिव जारी करेंगे पास। 73 नए मामलों के साथ उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या 3,000 से ज्यादा। अब तक 62 की मौत। इंदौर के गोकुलदास अस्पताल में हुई कोरोना से 4 की मौत पर उठे सवाल। एक महिला ने भी ज्यादा फीस वसूलने का लगाया आरोप। यूपी के लखीमपुर खीरी में एसडीएम ने 2 अस्पतालों को किया सील। बिना लाइसेंस ही चल रहे थे अस्पताल। वंदे भारत मिशन के तहत ढाका से आया विमान छात्रों को लेकर पहुंचा श्रीनगर। 167 मुसाफिरों को लेकर आया विमान। कोरोना संकट के बीच घर वापसी से खुश। मिशन वंदे भारत के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों की हुई घर वापसी। कोच्चि हवाई अड्डे पर सैकड़ों भारतीयों को लेकर पहुंचा विमान।
एयर इंडिया की दूसरी फ्लाइट कोझिकोड में उतरी। यहां पर दुबई से 182 यात्रियों को लाया गया। 2 उड़ानों से कुल 363 यात्री स्वदेश लौटे। भारत लौटे सभी यात्रियों को शुरुआती जांच के बाद क्वारंटीन किया गया। 2 हफ्ते बाद दोबारा जांच के बाद ही घरों को लौट सकेंगे। एमपी के बड़वानी में एक प्रवासी मजदूर की मौत। मुंबई से आ रहा था पैदल, अचानक बिगड़ी तबीयत के बाद गई जान। हरियाणा के यमुनानगर में 13 साल की नाबालिग लड़की ने लगाई फांसी। टिकटॉक पर थे अच्छे खासे फॉलोअर। पंजाब के मुक्तसर में सिविल सर्जन ने उठाए कोरोना टेस्ट पर सवाल। बोले महज 3 दिन में 2 स्वास्थ्य कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे। वाराणसी में काशी विश्वनाथ की सप्तऋषि आरती सड़क पर प्रशासन ने महंत के परिवार को मंदिर में जाने से रोका। मध्य प्रदेश के राजगढ़ बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। सब्जी मंडी में उमड़ा लोगों का हुजूम। एमपी के नरसिंहपुर में डिप्टी कलेक्टर की अनोखी पहल। रात में ड्यूटी पर तैनात कोरोना वॉरियर्स को देती है चाय और बिस्किट। रायबरेली में प्राइवेट क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ एफआईआर। प्रशासन से संक्रमित होने की जानकारी छुपाने का आरोप। कर्नाटक में डॉक्टर्स की सैलरी बढ़ाने को लेकर सांकेतिक प्रदर्शन। मोमबत्ती जलाकर सरकार के खिलाफ दर्ज कराई गई नाराजगी। पश्चिम बंगाल में अब ऑनलाइन बिकेगी शराब। 21 साल से ज्यादा उम्र के लोग कर सकेंगे ऑर्डर। सरकार के फैसले से नाखुश हैं रिटेल दुकानदार। नासिक में लकड़ी गोदाम में आग से 35 लाख का नुकसान। 8 दमकल ने पाया आग पर काबू। मजदूरों के पलायन के बीच फरीदाबाद में दिखा दर्द भरा मंजर। वक्त पर खाना न मिलने की वजह से पैदल घर लौटने को मजबूर हैं मजदूर। यूपी के अलीगढ़ में शुरू हुआ सड़क का निर्माण कार्य। दर्जनों मजदूरों को फिर से मिला काम। घर वापसी को टाला। एमपी के भोपाल में दूध वाले को जुर्माने के साथ मिली सजा। सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर नगर निगम ने की कार्रवाई। महाराष्ट्र के वर्धा से 1800 मजदूरों को लेकर बिहार के बरौनी पहुंची श्रमिक स्पेशल। मेडिकल चेकअप के बाद सभी को सरकारी बस से घर रवाना किया गया। महाराष्ट्र के अकोला से भी एमपी के जबलपुर के लिए रवाना हुई श्रमिक स्पेशल। 1086 मजदूरों से नहीं लिए गए टिकट के पैसे। तेलंगाना से आए मजदूरों को लेकर बिहार के भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंची ट्रेन। स्क्रीनिंग के बाद दिया गया नाश्ता और पानी की बोतल। मालेगांव के कोरोना वार्ड में 45 दिन काम करके वापस नासिक लौटी नर्स। सोसाइटी के लोगों ने किया जोरदार स्वागत। दिल्ली पुलिस के 2 इंस्पेक्टर कोरोना संक्रमित। एक लोधी कॉलोनी में स्पेशल सेल में तैनात था तो दूसरे की ड्यूटी संगम विहार में ट्रैफिक विभाग में थी। हरियाणा के अंबाला में दर बदर भटक रहे हैं प्रवासी मजदूर। बोले पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्यों की पुलिस कर रही है बुरा बर्ताव। हरियाणा के अंबाला में गायब हुई शराब पर गृहमंत्री अनिल विज ने डिप्टी सीएम के बयान को झुठलाया। बोले दुष्यंत ने इस मामले में कोई बात नहीं की। ओडिशा हाईकोर्ट का आदेश। बिना टेस्टिंग न हो मजदूरों का पलायन। आदेश के बाद सूरत में ही फंसे ओडिशा जाने वाले सैकड़ों मजदूर। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम। 24 घंटे में 5 लाख लोगों का खाना खिलाने के साथ ही 270 जगहों पर डिलीवरी। इंदौर में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए हुई समीक्षा बैठक। 200 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन को कम करने का तैयार हुआ प्लान। यूपी के प्रयागराज में क्वारंटीन सेंटर की बदहाली पर गंभीर। इलाहाबाद हाईकोर्ट सरकार से 11 मई तक जवाब मांगा। मध्य प्रदेश के रायसेन में फंसे निर्मोही अखाड़े के नागा साधु उत्तर प्रदेश पहुंचने के लिए लगाई प्रशासन से गुहार। हरियाणा के फतेहाबाद में आइसोलेशन वार्ड में बढ़ाई गई सिक्योरिटी। 3 मरीजों ने दी थी घर न जाने पर खुदकुशी की धमकी। रांची में रिम्स अस्पताल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ओपीडी का संचालन। घर बैठे मरीजों का किया जा रहा है इलाज। असम में वक्त से पहले स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान। लॉकडाउन के चलते 1 से 31 मई तक बंद रहेंगे स्कूल। सवाई माधोपुर में नशे में धुत जूनियर इंजीनियर का हंगामा। बिजली गुल की शिकायत लेकर गए तहसीलदार के साथ की गाली गलौज। उत्तराखंड के विकासनगर से जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हुए 36 प्रवासी मजदूर। पुलिस और स्थानीय विधायक को तालियों के साथ कहा शुक्रिया। मध्य प्रदेश में इंदौर के बाद उज्जैन बना कोरोना का नया एपिसेंटर। 43 दिनों में 42 की मौत। पंजाब में सरकार के आदेश के बावजूद नहीं खुली शराब की दुकानें। ठेकेदारों ने कहा घाटा पूरा करने के लिए नीतियों में हो बदलाव। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में शराब की दुकानें खुलने का विरोध। कांग्रेस और सीपीआई के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के भिंड में शराब की दुकानों पर दिखी भीड़। बोरी में शराब लेकर जाते दिखाई दिए लोग। चमोली में शराब की दुकानें बंद करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने का आरोप।
महाराष्ट्र से 1000 से ज्यादा मदरसा छात्रों को लेकर बिहार पहुंची ट्रेन। थर्मल स्क्रीनिंग में एक युवक कोरोना संदिग्ध। उधमपुर के बाद कठुआ में भी पटरी पर लौटने लगी जिंदगी। करीब 100 फैक्ट्रीज में शुरू हुआ कामकाज। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में हिल स्टेशन जैसा नजारा, तेज बारिश के साथ गिरे ओले। पटना में कल कई इलाकों में जोरदार बारिश, तापमान में गिरावट। गंगोत्री धाम में मई के महीने में बर्फबारी, निचले इलाकों में ओलावृष्टि, तापमान में गिरावट। चौथी तिमाही में एचसीएल टेक्नोलॉजी को 31.5 करोड़ रुपए का मुनाफा, 2 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान। 600 डीलर्स के जरिए मारुति सुजुकी ने फिर शुरू की कारों की बिक्री, ग्राहकों को घर पर दी जाएगी डिलीवरी। मारुति सुजुकी मैनेजर कारखाने में 12 मई से फिर शुरू करेगी उत्पादन, शुरुआत में एक शिफ्ट में होगा काम। रॉयल एनफील्ड ने अपने प्लांट्स में दोबारा शुरू किया उत्पादन, 120 डीलरशिप भी ऑपरेशनल। इंश्योरेंस कारोबार की हिस्सेदारी बेचना चाहता है फ्यूचर ग्रुप, कोटक महिंद्रा बैंक समेत कई निवेशकों से चल रही है बातचीत। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन पर साधा निशाना, कहा कोरोना ने किया डायमंड हार्बर हमले से ज्यादा नुकसान। चीन ने अमेरिका पर किया पलटवार, कहा आरोप लगाने का नहीं होगा कोई फायदा, महामारी से जंग पर देना होगा ध्यान। जर्मनी में दुकानों को खोलने की इजाजत, अपने परिवार से मुलाकात भी कर सकते हैं लोग, बच्चों को स्कूल जाने के लिए हरी झंडी। स्पेन में सियासी घमासान के बाद 2 हफ्ते का बढ़ा लॉकडाउन, विपक्षी पार्टियों ने किया सरकार के फैसले का विरोध। लॉकडाउन में ढील मिलते ही बदलने लगी इटली की सूरत, कई शहरों में कारोबारियों का विरोध प्रदर्शन। कोरोना से मौत के मामलों में यूरोप में सबसे ऊपर पहुंचा इंग्लैंड, अब तक 30,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। इंग्लैंड की सरकार ने किया डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जीवन बीमा पॉलिसी का ऐलान, अब तक 98 हेल्थ वर्कर्स की हो चुकी है मौत। दुनिया भर में लॉकडाउन में दी जा रही है ढील को लेकर WHO ने दी चेतावनी, कहा चरणबद्ध तरीके से नहीं मिली छूट तो खराब हो जाएंगे हालात। रूस में भारी तबाही मचा रहा है कोरोना वायरस, लगातार चौथे दिन सामने आए 10,000 नए मामले, पुतिन ने जारी की चेतावनी। अप्रैल में हर रोज सामने आए कोरोना के 80,000 मामले, WHO ने जारी किया आंकड़े, कहा यूरोप में अब घट रही है रफ्तार। अमेरिका में कोरोना वॉरियर्स को नौसेना ने दी सलामी, युद्धपोतों से उड़ान भरकर लड़ाकू जहाजों ने आसमान में दिखाए करतब। रोम एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग के लिए रोबो का इस्तेमाल, दूर से रिकॉर्ड किया जाता है तापमान। कोरोना संकट में नेपाल की मदद के लिए आगे आया IMF, महामारी से लड़ने के लिए 214 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज। पाकिस्तान में कोरोना से 550 से ज्यादा लोगों की मौत, फिर भी लॉकडाउन में ढील पर विचार कर रही है सरकार। ब्राजील में कोरोना वायरस से बिगड़ते हालात के बीच आम लोगों को दी जा रही है प्राथमिक चिकित्सा की ट्रेनिंग, अस्पतालों में भी होगी तैनाती। अर्जेंटीना में कोरोना संकट के बीच बड़ा प्रदर्शन, खाने की कमी को लेकर ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर उतरे 1000 लोग। अमेरिकी एयरलाइंस कंपनीज ने प्लेन में बैठने वाले यात्रियों के लिए जरूरी किया मास्क, छोटे बच्चे और बीमार लोगों के लिए होगी छूट। कनाडा में हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुए 6 जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, मास्क लगाकर पहुंचे पीएम जस्टिन ट्रूडो। इजरायली सुप्रीम कोर्ट से बेंजामिन नेतन्याहू को बड़ी राहत, विरोधी बेनी गैंट्स के साथ मिलकर सरकार बनाने की मिली इजाजत। कोरोना संकट के बीच पेरू में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, जब्त की गई करीब $15 मिलियन की अवैध करेंसी। मीनाक्षी, सबसे पहले आज सुबह तड़के जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दर्दनाक हादसा हुआ है उसकी बात करेंगे, क्योंकि औरंगाबाद से छत्तीसगढ़ अपने घर लौट रहे 16 मजदूरों की मालगाड़ी की चपेट में आने से जान चली गई। हादसा औरंगाबाद जालना रेलवे लाइन का है। सुबह 6:30 बजे यह हादसा हुआ। मरने वालों में मजदूरों के बच्चे भी शामिल हैं। प्रशासन के मुताबिक ये मजदूर छत्तीसगढ़ लौट रहे थे और रात में पटरी के पास सो गए। मालगाड़ी ने तेज रफ्तार में उन्हें कुचल दिया। इधर प्रधानमंत्री ने हादसे पर शोक जताया है और रेल मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। तो राहुल गांधी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण में जुटने वाले मजदूरों के प्रति जो जिम्मेदारी होनी चाहिए थी सरकार ने वो नहीं निभाई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आज सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया। आपको बता दें कि औरंगाबाद से 25 किलोमीटर दूरी पर सताना गांव है, जहां पर एक मालगाड़ी ने तकरीबन 16 लोगों को रौंद दिया है,
जो 16 लोग थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि हम फिलहाल उसी रेलवे पटरी पर मौजूद है जहां पर 16 लोगों की जान गई है। पुलिस जराये के मुताबिक जानकारी मिली है कि टोटल 19 लोग जालना से भुसावल जाने के लिए इसी रेलवे ट्रैक से जा रहे थे। देर रात ये लोग थक गए थे, जिसकी वजह से ये लोग इसी रेलवे पटरी पर 16 लोग सो गए थे। उनकी नींद लगने के बाद आज सुबह यहाँ से एक मालगाड़ी गुजर रही थी। मालगाड़ी ने तकरीबन 16 लोगों को रौंद दिया है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि रेलवे ट्रैक पर ये जो मजदूर है, इनके मोबाइल कवर, इनके जो पार्ट्स है वो भी यहाँ पर कट गए थे और फिलहाल ये रेलवे ट्रैक पर खून नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि जो 4 मजदूर बचे हैं उन्हें औरंगाबाद के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसरार चिश्ती, आज तक, औरंगाबाद। आपको कोरोना की अपडेट दे देते हैं। किस तरीके से सबसे ज्यादा मार इस वक्त अमेरिका पर है। यहाँ 75,000 लोगों की जान जा चुकी है। इसके बाद नंबर यूके का है, जहां मरने वालों का आंकड़ा 30,000 को पार कर गया है। इटली, फ्रांस, स्पेन में 25,000 से ज्यादा लोग मारे गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति माइक पेंस का नोवल कोरोना वायरस टेस्ट नेगेटिव आया है। व्हाइट हाउस में वैलेट के रूप में काम करने वाले एक अमेरिकी सैन्य कर्मी के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद ट्रंप और पेंस का कोरोना टेस्ट हुआ था। We all believe in tests. We have the best tests in the world, but they were tested. I believe they're tested on a weekly basis. सीधे आपको लिए चलेंगे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। Run into a little bit of a problem. There is a very strong feeling that we need to immediately, without any delay, get this package to our small and medium businesses, get money into the hands of the poorest Indians, have a strategy for our migrants, and start preparing properly for the opening of this lockdown. So that is what I wanted to discuss with you. Feel free to ask me whatever questions you like. सर, बहुत सारे प्रश्न साथियों के आए हैं। मैं एक एक करके उन दोस्तों को बोलूंगा कि वो अपने प्रश्न पूछें। पीटीआई न्यूज एजेंसी से संजीव चोपड़ा जी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। Thank you, Randeep ji. Morning, Rahul ji. I hope you're doing good. Well, I'm doing okay. I wouldn't say I'm doing good, but I'm doing okay. Good. Rahul ji, we are in the middle of lockdown 3, and various experts across the world, including the AIIMS director here, have said that the peak will come sometime in June and July. And since the lockdown is ending on May 17, and with new infections rising, what do you think should be the government's decision on May 17, and what should guide it? And since you said the Congress has also made some suggestions in this regard, and some states which are Congress ruled have said that they will not open their borders till the time the situation improves. So what is your view on that? The central thing the government needs to do is it needs to now give a little bit of transparency on its actions. We need to understand when they open, what is the criteria for that opening. So what are the boxes that they want ticked off before they actually start to open, number one. And I think it's important that the government tells the people of India that these are the criteria that we're going to be using. And if these criteria are met, then we are going to open. Second, we simply cannot continue without providing support to the people who are suffering as a result of this lockdown. And the thing that is most important to understand that the lockdown is not simply a switching on a key and getting rid of the lockdown. Lockdown requires a number of things to happen. It requires a psychological change. Currently, the disease in India is seen as a very, very dangerous disease. And it is true. The disease is dangerous for certain groups of people.
It is absolutely dangerous for older people. It is absolutely dangerous for people with diabetes, heart disease, hypertension, chronic infection, lung infection. But other than that, it is not a dangerous disease. So we are going to have to make a psychological change in the mind of our people. Currently, the people are very scared of the disease. The government, if it wants to open up, it has to turn this fear into a sense of confidence. Otherwise, you can open up and people won't go out. Finally, I'd like to say that the opening up is a transition. It's not an on-off switch, it is a transition. And you have to have a strategy for opening up. And this is what I said in my last press conference. And also I mentioned to the Prime Minister in my letter that please, this is not an on-off switch. This is a massive transition that is required. It will require coordination between state government, central government, DM, everybody. And most important, the people of India. That is the challenge in front of the government now. And let me tell you, it's not a trivial thing. It is a serious challenge, and I would request the government that they view state governments as partners. They view district magistrates as their partners, and that they do not centralize the decision making. Thank you. Thank you, Rahulji. The next question comes from Siddharth of ANI. Also, I will request Rajdeep Saradesai ji to also ask his questions since they seem to be related. Siddharth ji, first you go ahead. Since you are younger, let's give you the opportunity first. Now, how come you're giving younger people opportunity first? Normally we have seniors who we give. No. So that's what. Rajdeep ji. It's okay, sir. It's okay. Senior, he's older. It's the age of the young. नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपसे यही पूछना चाह रहा था, आपने पहले भी बात कही कि लॉकडाउन एक पॉज बटन है और 45 दिन हो गए, लोग सड़कों पर आ रहे हैं, साल की महिला को कंधे पर लेकर निकल पड़ता है, ट्रेन से कट गए लोग, जो है जो मालगाड़ी से ट्रेन रेलवे ट्रैक पर लोग चल रहे हैं, साइकिल पर लोग निकल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी जो थी या लॉकडाउन का पर्पस था वो डिफीट हो रहा है और लोग विश्वास खो बैठे हैं सरकार में? क्या यही वजह है कि लोग सड़कों पर निकल रहे हैं? पहला सवाल मेरा। दूसरा सवाल ये कि आपने एक सीरीज शुरू करी है जहां पे आप तमाम एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या आप रखने वाले हैं और किस तरीके से उसको जो सजेशंस या जो फीडबैक आपको मिल रहा है उसको क्या रखें? Sir, can I also ask Rajdeep ji, because they are related questions, sir? Why don't you give Rajdeep like his own space? Let me answer that. Rajdeep can have his own. Sure. देखिए, ये क्रिटिसाइज करने का टाइम नहीं है और मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। जो जिस सिचुएशन में हम अब हैं, उस सिचुएशन से हमें आगे बढ़ना है और निकलना है एक प्रकार से। लॉकडाउन हुआ नहीं हुआ वो सब ठीक है, उसकी जगह है, वो हो गया है, वो पास्ट में है, मगर अब खोलने की स्ट्रैटेजी की जरूरत है। दो तीन इस पे मैं आपको न्यूआंस बता देता हूं। आप किसी भी बिजनेस वाले से पूछें तो वो आपको बताएंगे कि जो हमारी सप्लाई चेन है वो रेड, येलो एंड ग्रीन, रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन सिस्टम के बीच में से निकलती है। तो रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन का जो हेल्थ केयर वाला सिस्टम है और इकोनॉमिक जो सप्लाई चेन है उसमें क्लैश है। तो उनका कहना है कि ये दोनों चीजों को रिजॉल्व करने की जरूरत है। हमने पहले भी कहा कि पैसे की जरूरत आज है, माइग्रेंट्स को पैसा आज देना है, सपोर्ट आज देना है, गरीब लोगों को आज पैसा देना है, और जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनको आज मदद करनी है, कल नहीं, परसों नहीं, आज। क्योंकि अगर हमने आज नहीं मदद की तो जो जॉब लॉसेस हो रही हैं
वो सुनामी बन जाएंगी। तो उसको हमें उनको कॉन्फिडेंस देना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। तो पहले सवाल का जवाब ये है कि एक स्ट्रेटेजी निकालनी है, तरीका निकालना है, रास्ता निकालना है, और उसमें कांग्रेस पार्टी मदद करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे भी स्टेट्स हैं, हमारे पास भी काफी लोग हैं जो इन चीजों को समझते हैं, इकोनॉमिक्स को समझते हैं, और स्पिरिट यही है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आपका दूसरा सवाल, ये जो मेरे कॉन्वर्सेशंस हैं, देखिए नॉर्मली मैं काफी लोगों से बातचीत करता हूं नॉर्मल कोर्स में, और उनमें से काफी लोगों के जो कॉन्वर्सेशंस होते हैं काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। तो मैंने सोचा कि एक झलक मैं उन कॉन्वर्सेशंस को हिंदुस्तान की जनता को, लोगों को, बाकी लोगों को भी दिखा दूं। वही बेसिक आइडिया था कि जो एक्सपर्ट से बातचीत हो रही है, जो मुझे सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, मैं थोड़ा सा वो दूसरे लोगों को भी दिखा दूं। बाकी उसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। Thank you, sir. May I ask Rajdeep ji to come in since you had a related question? Mr. Gandhi, first of all, we all appreciate you doing these conversations because they help in building an engagement with the press community. So thank you very much and stay well. My question is linked to what happened this morning in Aurangabad. Early this morning, as you know, 15 workers were crushed to death in a train incident. This is, part of an ongoing tragedy, unfolding tragedy of migrant labor, Mr. Gandhi. In Karnataka, yesterday, the government did a U-turn. First said no trains will be allowed, eventually allowed trains even as the workers were walking. Even as we speak, several workers are still walking hundreds of kilometers home. Do you think the time has come for a national migrant labor policy? And does that involve cash transfers that you're talking about right away, or something more long-term? Because the Odisha High Court today, for example, has said they will not allow migrant workers to come into Odisha unless they are shown to be COVID negative. Do you believe this has to go beyond COVID? And in the immediate, would you want trains across the country as the first step, and then a national long-term migrant labor policy? And what would that involve, Mr. Gandhi? Look, there are pushes and pulls with regards to the migrant labor. First broad thing that we are saying is take the idea of Nyay and start putting money directly into 50% of India's poor households. Just without thinking of it, just start doing that. It's not going to cost so much. 65,000 crores is what it's going to cost. And it will completely transform the way people are thinking about this current situation, their current situation. Because we have to understand, if you are on daily wages, you do not have choices. You simply do not have a choice. So we have to give them a choice. That's point number one. Point number two is the transfer of migrants. I am not an expert on this. So I'm not going to sit and opine what I think about trains. But what I do think is that a conversation between states has to happen. And these decisions have to be made with empathy towards migrants, with thinking about their rights, so not crushing their rights, but they have to happen between states, and the center has to oversee them. The pain has to be reduced, absolutely. So you're saying the minimum income right away, Mr. Gandhi? Am I correct? I'm saying that we are in an emergency. We require absolutely the idea of Nike. Call it whatever you want. Call it something else. Call it Pradhan Mantri Yojana, whatever you want to do. But the idea of injecting immediately 7,500 rupees directly into 50% of Indian households is critical, and it's not such a big price. Second, the idea that we can simply let our job creators drown. This is not feasible. We have to protect them. We have to make sure that we give them a wage protection scheme, 1 lakh crore wage protection scheme, and 1 lakh crore credit guarantee scheme to MSMEs. And then we have to give them 6-month interest subsidy. So we have to build a wall for them so that they can fight what is coming. We have to give them we have to build a financial support behind them.
Look, it is pretty clear that a lot of these companies are going to go down. If we do not do anything, massive number of them are going to go down. So we have to ensure that we build a wall and we protect as many of them as possible. Now, there's another thing here, which is something important, that when we think about India's business system, we cannot simply say MSMEs, and not big business, because there is a link between big business and MSMEs. Most of the stuff the MSMEs supply goes to big business. So if your big business isn't firing, your MSMEs can't fire. So there has to be a view where we are thinking systemically, where we are working to start the economy, where we are certainly giving much more benefit to the small and medium industry, but we're also keeping in mind that there is a link between large business and small and medium business. And if we suddenly say, okay, only SMM, only small business is going to be helped and big business is going to be left to its own devices, we'll actually harm small business as well. Thing to understand in this current situation is everything is connected. And if you want to start the engine, you cannot think of starting just one part of the engine. You've got to start the whole engine. That is why creating demand, putting money into the system, putting money into poor people's hands, helping small and medium businesses, making sure you're protecting some of the larger players. These are all things that are interlinked if you want to start the economy. Thank you, sir. May I go back to the news agency IANS? Yes. Mr. Please go ahead. From IANS. It's almost 45 days into the lockdown. Does it surprise you that there is no sign of much talk about fiscal stimulus package? Congress party and Sonia Gandhi has given suggestions so many times to the government. In fact, Congress president has written many letters and asking for a special package. We haven't still heard from the government anything about fiscal deficit, fiscal assistance package. Why is it necessary? The assistance is necessary. Why? No, sorry, you're saying the assistance is necessary. Why? Why is it necessary? Why is it essential to announce it soon? Because the Indian economy is stopped. Because businesses are collapsing. And you need to create demand immediately. You need to get the system started. Otherwise, we'll have a catastrophe. Right? Now, I understand that there is a view in the government that if we move too fast and we spend too much money, we might end up getting a downgrade, and we might end up creating problems with the rupee. But my sense is that you've got to take that risk. You have to move aggressively now. Because if you do not control and defend the foundation of our economy, downgrade and all will not matter anymore. तो ज्यादातर पत्रकारों ने प्रवासी मजदूरों से जुड़े मुद्दे पर सवाल किया और उस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया कि धीरे धीरे लॉकडाउन को सोच समझकर खोले जाने की जरूरत है, ताकि जो छोटे उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं और साथ ही जो प्रवासी मजदूर हैं वो कम से कम प्रभावित हो सके। बढ़ते आगे, लेकिन अब बात औरंगाबाद में हुए हादसे की जिसने 16 मजदूरों की जिंदगी खत्म कर दी। कोरोना संकट की सबसे ज्यादा मार उन मजदूरों पर पड़ी है जिनकी रोजी रोटी चली गई, जिनके घर के चूल्हे पर संकट आ गया। देश भर से मजदूरों के पलायन की तस्वीरें आप देखते रहे हैं, लेकिन त्रासदी की मजबूरी कैसे एक हादसे की शक्ल में सामने आई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये दिखाई दिया, जहां पर मालगाड़ी की चपेट में आकर 16 मजदूरों की मौत हो गई।
रेल की पटरियों पर छिन्न भिन्न पड़े ये शव लॉकडाउन की एक और दर्दनाक तस्वीर है। ये गरीब मजदूर जिन पटरियों के भरोसे घर वापसी की राह बनने की उम्मीद पाले हुए थे, वही पटरियां जीते जी इनकी कब्र बन गईं। सेहरा देने वाला यह हादसा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुआ। औरंगाबाद जालना रूट पर करमाड़ स्टेशन से आज सुबह सुबह एक मालगाड़ी गुजरने के बाद पटरियों का मंजर दिल दहलाने वाला था। इस खौफनाक हादसे के पीछे की पूरी कहानी कुछ ऐसी है। मध्य प्रदेश के कुछ मजदूर लॉकडाउन के चलते महाराष्ट्र में फंसे थे। श्रमिक स्पेशल ट्रेन पकड़ने के लिए इन्हें भुसावल पहुंचना था। जालना से करीब 20 मजदूर पटरियों के साथ साथ चलते हुए भुसावल के लिए रवाना हुए। रास्ते में थक जाने पर मजदूर औरंगाबाद के नजदीक पटरियों पर ही सो गए। आज सुबह जब मजदूर गहरी नींद में थे, तभी एक मालगाड़ी इनके ऊपर से गुजर गई। सुबह 5:15 बजे बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से 16 मजदूरों की डेथ हो गई है। 5:15 बजे यहाँ से जो कैरियर ट्रेन गुजर रही थी उसके नीचे वो लोग अनफॉर्चुनेटली आ गए हैं। उनमें से एक इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल में है। 4 लोग जो थोड़ा दूर बैठे थे उनकी हम पूछताछ कर रहे हैं और वो थोड़ा सा सदमे में है, तो उनसे बाकी सारी चीज़ें वेरीफाई करना और वो कहाँ से आए, कैसे निकले, वो सब करना अभी हमारी प्रोसीजर चालू है। किसी भी मजदूर को पटरी पर धड़धड़ा कर आती हुई ट्रेन के सामने से हटने का मौका ही नहीं मिला और ट्रेन गुजरते ही यहाँ पर मरघट जैसा मंजर दिखाई देने लगा। कम से कम 2 किलोमीटर से पहले हॉर्न बजा रहा था। हॉर्न बजाने के बाद हमने देखा कि ये रेलवे पहली बार इतना कस के हॉर्न चालू है, तेज हॉर्न। फिर उसके बाद हम रेलवे यहाँ पे आ गए, जोर से ब्रेक मारा, उन्हें धड़ 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 आवाज आया जोर से। फिर हम अचानक उठ के भागने लगे, भाई रेलवे आज क्यों खड़ रहेगा इतना अर्जेंट में, और इतना आवाज क्या आ गया, क्या गिर गया इसका, ऐसे देखने के आ गए हम यहाँ पे। इसके बाद हम आके देखे यहाँ पे तो रेलवे वाला खड़े वाला था, 2-4 उसमें साथी थे, 19 जन साथी जो थे तो बच गए, समझो 3 उसमें से 3 जो बच गए और जो 16 जने थे 15 जगह पे गए और एक जाते जाते अस्पताल में उनकी मौत हो गई। रेल मंत्रालय के मुताबिक मालगाड़ी के ड्राइवर को नजदीक आने पर पटरी पर लेटे लोग दिखाई दिए, लेकिन जब तक वो ब्रेक लगा पाता ट्रेन आगे बढ़ चुकी थी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आज सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया। आपको बता दें कि औरंगाबाद से 25 किलोमीटर दूरी पर सताना गांव है, जहां पर एक मालगाड़ी ने तकरीबन 16 लोगों को रौंद दिया है। जो 16 लोग थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि हम फिलहाल उसी रेलवे पटरी पर मौजूद है जहां पर 16 लोगों की जान गई है। पुलिस जराये के मुताबिक जानकारी मिली है कि टोटल 19 लोग जालना से भुसावल जाने के लिए इसी रेलवे ट्रैक से जा रहे थे। देर रात ये लोग थक गए थे, जिसकी वजह से ये लोग इसी रेलवे पटरी पर 16 लोग सो गए थे। उनकी नींद लगने के बाद आज सुबह यहाँ से एक मालगाड़ी गुजर रही थी। मालगाड़ी ने तकरीबन 16 लोगों को रौंद दिया है। हादसे में मजदूरों और कुछ बच्चों समेत 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इन्हें औरंगाबाद के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। औरंगाबाद से इशरार के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना से जुड़े आंकड़ों की बात करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के कुल 3,390 मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन पहले रिकॉर्ड 3,900 नए मामले का था। कोरोना की तेज होती रफ्तार से ये आशंका भी मजबूत हो रही है कि आने वाले महीनों में संक्रमण और फैलेगा। एम्स के डायरेक्टर ने भी यही संकेत दिए। केसेस आस्ता आस्ता जो बढ़ रहे हैं उसके लिए जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि समवेयर अराउंड जून एकदम केसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे और उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। देश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान के डायरेक्टर का यह दावा चौंकाने वाला भी है और डराने वाला भी। कहां तो पूरे हिंदुस्तान को 40 दिनों से लॉकडाउन में जकड़कर कोरोना पर काबू पाने की कोशिश की थी, और कहां ये खौफ की महामारी का चरम अभी बाकी है। बात कड़वी भले ही लगे, लेकिन हाल के दिनों के आंकड़े भी इशारा इसी ओर कर रहे हैं। अभी तक देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 56,342 है, जबकि 24 घंटे पहले ये आंकड़ा 52,952 था। यानी 24 घंटे में देश में 3,390 मामले बढ़ गए।
इससे पहले 6 मई को कुल केस थे 49,391, यानी 48 घंटों में देश भर में 6,951 मामले बढ़ गए। तो ये समझना ज़रूरी है कि कोरोना के केसेस तो काफ़ी देर तक आएंगे। ये ऐसा नहीं है कि एकदम बीमारी ख़त्म हो जाएगी। वी विल हैव टू लिव विद कोरोना। केसेस आस्ता आस्ता जो बढ़ रहे हैं उसके लिए जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि समवेयर अराउंड जून एकदम केसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे और उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से 3 बड़े शहर पूरे देश के लिए टेंशन बने हुए हैं। दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद। इन शहरों में बढ़ती कोरोना की रफ्तार भविष्य के बुरे संकेत दे रही है। 3 शहरों के आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली में 24 घंटे में 448 नए मामले सामने आए, मुंबई में 24 घंटे में 680 नए मामले सामने आए, जबकि अहमदाबाद में यह आंकड़ा 275 का है। राजधानी दिल्ली में एक दिन में संक्रमित होने वाले लोगों का ये आंकड़ा सबसे ज्यादा है। दिल्ली सरकार इस आहट को अच्छे से समझ रही है। मैं ये बताऊं, कुछ नंबर जो है आप बेस के ऊपर लीजिए, रेट ऑफ ग्रोथ क्या है। कल का जो बेस था उसके ऊपर जो बनता है वो 8%, 8.5% बनता है। कुछ दिन पहले हमारा 20% का ग्रोथ, उसके बाद फिर कम हुआ, 15 हुआ, 12 हुआ, अब 8%, 7% इसके आसपास चल रहा है। तो इसको ये कहना कि एब्सोल्यूट नंबर में अगर जाएंगे तो आज की डेट में जो नंबर है वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा दिखेंगे। मुंबई का हाल ये है कि जिस आर्थर रोड जेल में किसी के बिना इजाजत एंट्री मुमकिन नहीं, लेकिन वहां भी कोरोना वायरस ने दबे पांव घुसपैठ कर ली है। आर्थर रोड जेल में अब तक 77 कैदी के साथ साथ 26 जेल कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जेल प्रशासन में जबरदस्त हड़कंप है। उस जेल के सभी कैदियों की और वहां पे तैनात सभी पुलिस लोगों की वहां पे मेडिकल जांच करवाई गई। उनके आगे के इलाज के लिए उनको सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में भर्ती करने की प्रक्रिया चालू हो गई। उधर गुजरात में अहमदाबाद के साथ साथ सूरत और वडोदरा में भी कोरोना ग्राफ ने रफ्तार पकड़ ली है। 24 घंटे में सूरत में 45 और वडोदरा में 19 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली से चिराग गोठी और पंकज जैन के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। दुनिया भर से अब आपको कोरोना की अपडेट दे देते हैं। किस तरीके से सबसे ज्यादा मार इस वक्त अमेरिका पर है। यहाँ 75,000 लोगों की जान जा चुकी है। इसके बाद नंबर यूके का है, जहां मरने वालों का आंकड़ा 30,000 को पार कर गया है। इटली, फ्रांस, स्पेन में 25,000 से ज्यादा लोग मारे गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति माइक पेंस का नोवल कोरोना वायरस टेस्ट नेगेटिव आया है। व्हाइट हाउस में वैलेट के रूप में काम करने वाले एक अमेरिकी सैन्य कर्मी के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद ट्रंप और पेंस का कोरोना टेस्ट हुआ था। We all believe in tests. We have the best tests in the world, but they were tested. I believe they're tested on a weekly basis. I just had a test, as you probably heard. In fact, I had one yesterday and I had one today, and it's negative. Mike just had a test and it's negative. ये पुर्तगाल की संसद का नजारा है। गुरुवार को संसद का सत्र शुरू हुआ तो सांसद मास्क में नजर आए। 4 मई को एक आदेश जारी कर संसद में फेस कवर को अनिवार्य कर दिया गया था। पुर्तगाल में अब तक कोरोना से 1082 लोगों की मौत हो चुकी है और कुल 26,182 केस दर्ज हो चुके हैं। कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल में एक दूसरे के करीब आना मुश्किल हुआ तो अमेरिका की म्यूनिस इंडियाना की टीचर केलसी पावेल्का ने अपने बच्चों को गले लगाने का ये अनोखा तरीका निकाल लिया। पावेल्का ने अपने घर के दरवाजे पर प्लास्टिक का पर्दा लगाकर छात्र छात्राओं को गले लगाने के लिए आमंत्रित किया था। इंग्लैंड के ब्लैकपूल में एक मां जब अपनी नवजात बच्ची के साथ कोरोना को हराकर अस्पताल के वार्ड से बाहर निकली तो अस्पताल के स्टाफ ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उसे विदाई दी। 36 साल की कैथरीन डॉसन जब यहां आई थी तो 32 सप्ताह की गर्भवती थी। डॉक्टरों के मुताबिक उसके बचने की संभावना 50% थी। 1 अप्रैल को कैथरीन ने बच्ची रॉबी को जन्म दिया। रॉबी भी कोरोना संक्रमित पैदा हुई थी, लेकिन डॉक्टरों की अथक कोशिशों के बाद मां बेटी दोनों स्वस्थ होकर अब घर लौट चुकी हैं। आज तक ब्यूरो। क्या अब इबोला से इंसानों को आजादी देने वाली दवा कोरोना का इलाज भी करेगी?
अमेरिका के बाद जापान ने भी एक दवा को मंजूरी दी है, जिसने कोरोना की मार झेल रही दुनिया को उम्मीद की बड़ी किरण मिली है। एक दवाई जिसने कोरोना के खिलाफ जंग जीतने की उम्मीद जताई है। जापान सरकार ने कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर को मंजूरी दे दी है और जल्द ही जापान एक और दवा अविगन को भी मंजूरी देने की तैयारी कर रहा है। रेमडेसिविर को खासतौर से उठाए गए कदमों के तहत मंजूरी दी गई है। कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए हमारे देश की तरफ से दी गई ये पहली मंजूरी है। ये देश में बीमारी के लिए आधिकारिक तौर पर अधिकृत दवा है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कुछ दिन पहले ही इस दवा को मंजूरी देने का इशारा कर दिया था। इसके साथ ही जापान अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश है जहां रेमडेसिविर को आधिकारिक तौर पर कोरोना के इलाज में इस्तेमाल करने की मंजूरी मिली है। इस रेस में अमेरिका की बायोफार्मा कंपनी जिलीड साइंसेज भी है और इस कंपनी ने रेमडेसिविर दवा को लेकर कई ट्रायल किए हैं, जिनके नतीजों में उम्मीद नजर आती है। मार्च से इस दवा के ट्रायल चल रहे थे, जब बड़े पैमाने पर किए गए क्लिनिकल ट्रायल में सामने आया कि इस दवा से कुछ मरीजों के ठीक होने का समय 1/3 तक घट गया। इस ट्रायल के तीसरे फेज में कई अच्छे नतीजे आए हैं। तीसरे फेज को दवा को मान्यता मिलने की आखिरी कड़ी माना जाता है और कोरोना की तबाही झेल रहे अमेरिका के राष्ट्रपति को भी इस दवा से बड़ी उम्मीदें हैं। And that's a building block to the ultimate step. That's a big building block when you hear, I guess, 31%. So it was very good. Yeah, I want them to go as quickly as they can. Stephen Hahn, Dr. Hahn, has been incredible at the FDA. He's getting things done at record time. There's never been anything like it. And yeah, we want everything to be safe, but we would like to see very quick approvals, especially with things that work. रेमडेसिविर नामक ये दवा सार्स और मर्स जैसे वायरस के फैलाव को सीमित करने में सफल रही थी और अब कोरोना के 50% मरीज इस दवा की 5 दिन की डोज लेकर तेजी से ठीक हुए हैं। It's not the end game, because building on that every year after, we did better and better. We had better drugs of the same type, and we had drugs against different targets. This drug happens to be blocking an enzyme that the virus uses. इस दवा के प्रभाव को देखते हुए भारत भी इसे हरी झंडी देने पर विचार कर रहा है, ताकि कोरोना के कहर को दुनिया में कम किया जा सके। कोरोना ने दुनिया के 190 से ज्यादा देशों को अपनी चपेट में ले रखा है। 38 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं, वहीं 2,60,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में दुनिया को अब इस दवा में उम्मीद की किरण नजर आ रही है। ये वही दवा है जिसने इबोला के कहर को कम कर दिया था। अब बारी कोरोना की है, जिसकी तबाही ने पूरी दुनिया में खतरा पैदा कर दिया है। आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन में विदेशों में फंसे हिंदुस्तानियों को घर वापस लाने का अभियान शुरू हो चुका है। दुबई से 363 मुसाफिरों को लेकर 2 विमान देर रात केरल पहुंचे। मोदी सरकार ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए मेगा प्लान तैयार किया है। ये जोश वतन वापसी का है। कोरोना के भीषण संकट के बीच मोदी सरकार ने विदेशों में फंसे हिंदुस्तानियों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। दुबई से कोच्चि के लिए उड़ान भरने से पहले इनका जोश हाई था। Proud and privileged to be representing Air India Express to carry out first medical evacuation flight. देर रात कोच्चि हवाई अड्डे पर एयर इंडिया का विमान उतरा। इसमें 181 मुसाफिर थे। दूसरा विमान दुबई से कोझिकोड पहुंचा, जिसमें 182 सवार थे। वतन की मिट्टी से रूबरू होते ही चेहरे की रंगत बदल गई। संकट की इस घड़ी में अपनों के साथ के एहसास ने जहन में खुशी भर दी। हवाई अड्डे पर पूरी सतर्कता थी।
सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल था, मेडिकल जांच की पूरी व्यवस्था थी। सभी यात्रियों को शुरुआती जांच के बाद केरल सरकार ने 14 दिन के लिए क्वारंटीन में भेज दिया है। एयरपोर्ट से वो बसों के जरिए क्वारंटीन सेंटर ले जाए गए। यहाँ अगले 2 हफ्ते तक रहने के बाद लोगों को एक बार फिर मेडिकल जांच से गुजरना होगा। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही वो घर जा सकते हैं। वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया 12 देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाएगा। 64 उड़ानों की तैयारी है। 14,800 मुसाफिरों की घर वापसी का प्लान है। 7 से 13 मई तक यह अभियान चलेगा। विदेश से आने वाले इन अप्रवासी भारतीयों के लिए वतन वापसी नई उम्मीदें लेकर आया है, वरना अपनों से दूर रहकर इस महासंकट का सामना करना कितना मुश्किल हो जाता, इसे आप समझ सकते हैं। आज तक ब्यूरो। बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी के बाद दिल्ली में आज फिर शराब की दुकानें खुली। तस्वीरें एक बार फिर वैसी ही दिखाई दी। हालांकि ई कूपन का प्रावधान किया गया है, लेकिन बेसब्री ऐसी कि खरीदार इंतजार करने को तैयार नहीं। आपने देखी शराब की दुकान पर उमड़ती भीड़ को। आपने देखा 2 घूंट दारू पर होते दंगल को। आपने शराब के लिए डंडे लाठियां खाने की तस्वीरें भी देखी। दिल्ली में शराब की बिक्री की रियायत क्या मिली? तलबगारों का हुजूम दुकानों पर टूट पड़ा। कई किलोमीटर तक लाइनें लग गईं। प्यास बुझाने की चाहत में लोग कोरोना के खतरे को भी भूल गए। जब लगा कि हालात बेकाबू हो रहे हैं तो दिल्ली सरकार ने ई कूपन का प्रावधान किया, यानी ऑनलाइन कूपन लीजिए और कतार में खड़े होने से बच जाइए। लेकिन पीने वालों को इतना सब्र कहां, इतना इंतजार मंजूर कहां? दिल्ली में आज से ई कूपन के जरिए भी शराब की बिक्री होगी। दिल्ली सरकार ने ये फैसला इस वजह से लिया कि शराब की दुकानों पर पिछले कई दिनों से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी, ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां ना उड़ाए। इसीलिए ई कूपन के जरिए भी शराब की बिक्री जो है वो की जाएगी। लोग टाइम लेकर के शराब की दुकानों पर पहुंचेंगे। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं गोल मार्केट में। सुबह का वक्त है, 6 बजे से ही यहाँ पर लोगों की लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो लगनी शुरू हो गई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां यहाँ पर उड़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि जिस तरीके से ई कूपन के जरिए शराब मिलेगी उसमें बाकायदा आपको टाइम दिया जाएगा। तो बुद्ध पूर्णिमा की बंदी के बाद आज जब दारू की दुकानों के कपाट खुले तो माय के मुरीदों की शराब भक्ति फिर छलकती दिखी। अभी सूरज ठीक से निकला भी नहीं था कि खरीदार मोर्चे पर डट गए, इस इरादे के साथ कि आज तो जंग जीत कर ही घर लौटेंगे। ये एक ऐप बताया, वो ऐप इनका चल ही नहीं रहा, बिल्कुल भी नील है, कुछ नहीं है। अप्लाई किया आपने? सर ये पे चल ही नहीं रहा, अप्लाई कहाँ से करेंगे? अरे इस चीज हैंग चल रही है सर, बताइए कितने लोग वक्त परेशान हो रहे हैं। मैं तो फिर भी कल रात से कर रहा हूँ तो भी हैंग चल रहा है। मैं कल रात से ई कूपन के लिए ट्राई कर रहा हूँ तो साइड पे क्या नाम है खुल नहीं रही, वेटिंग दिखाया जा रहा है। वैसे तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि अगर ये भीड़ ना जुटे तो दिल्ली सरकार की सांसें फूल जाएं। शराब की दुकान खोलने का ये जोखिम उठाए ही इसलिए कि खाली पड़े खजाने में कुछ आमदनी आ जाए। 3 दिन में दिल्ली में 15 करोड़ से ज्यादा की शराब बिक चुकी है। सरकार का खर्चा पानी चले, इसके लिए शराब बिकना जरूरी है, लेकिन बड़ा सवाल कि किस कीमत पर। चिराग गोठी के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।